आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ। एक स्टूडेंट ने अभी पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व हुआ सर, इसको कर दीजिए। तो इसको मैंने अभी सॉल्व किया है और समझा दिया है। एक बार हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं फिर से। इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डी ए बाई डी टी इक्वल टू सी क्रॉस ए एंड डी बी बाई डी टी इक्वल टू सी क्रॉस बी, दो डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का, यानी वेरिएबल वेक्टर है ये। और शो करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का जो डी डी टी होगा वो सी क्रॉस ए क्रॉस बी होगा। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, राइट। इसे एलएचएस भी कह सकते हैं आप, या आपने एलएचएस लिखा, वी राइट डी डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा। तो वो हो जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। आप फार्मूला इसका जानते हैं, इससे लिख लेंगे। अब बस करना कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है। डी ए बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से और डी बी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से जो गिवन है, आप दोनों की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक वैल्यू सी क्रॉस ए बी दी है और एक वैल्यू आपको दी है सी क्रॉस बी की। इसके बाद ये फार्मूला एक्चुअली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन होगा। तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी। पहले ए डॉट सी लेते हैं, फिर यहाँ बी करके फिर ए के साथ बी लेते हैं, ए डॉट बी सी। तो ए क्रॉस बी लगाते हैं, तो इसलिए ये बी को हम पहले लाने के लिए यहाँ माइनस लगा ले रहे हैं, माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। कंफर्टेबली ये ओपन हो जाएगा फार्मूला। और ए क्रॉस सी क्रॉस बी ऐसे ही रखते हैं, सेम टू सेम। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें, इसको ओपन कर देते हैं। वी नो दिस, तो देयरफॉर डी डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ओपन करिए। तो ए यहाँ से जब फॉर्मूला लगाएंगे, ये ओपन करेंगे तो माइनस बाहर रहेगा आपका, बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और इसका इस वाले का ओपन यहाँ से कर दीजिए, ये ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी कर दिया आपने। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस बी डॉट ए सी हो जाएगा और प्लस बी डॉट सी ए प्लस ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी, ये वाला लिखा हुआ है। अब फर्स्ट टर्म जो हमारा ये वाला है और जो ये थर्ड टर्म है, इसमें बी डॉट ए, आप जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, फर्स्ट और थर्ड। इसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा बी डॉट सी ए माइनस ए डॉट सी बी, ये किसका फॉर्मूला लिखा है देख रहे हैं, बी दोनों में कॉमन है, तो ये सी कॉमन है, इसमें भी है सी, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यानी एक प्रकार से। तो दैट कैन बी रिटन सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आरएचएस। यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 एक्चुअली एक रिजल्ट है, जिसको थ्योरम की तरह भी कह सकते हैं और आगे यूज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की तरह भी। क्या है इसमें कि शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा आपको, फॉर द वेक्टर ए ऑफ स्केलर वेरिएबिलिटी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें ए, तो इसको आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस स्थिति में ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब परपेंडिकुलर होना, ऑर्थोगोनल में। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर याद हो फिजिक्स में, अगर इस तरीके से इसे इंटर लेते हैं और ये पॉइंट पी लेते हैं, तो इसमें जब पार्टिकल मूव करता है आपका, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल, राइट, यानी कि ये डायरेक्शन होती है। और आप जानते हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर r हो तो वेलोसिटी इज गिवन बाय द फार्मूला dr बाई dt। इसी चैप्टर में आगे अभी हम पढ़ाएंगे भी आपको एक बार इसका प्रूफ भी, कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन dr बाई dt होता है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी r डॉट dr बाई dt इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस थ्योरम या इस प्रॉपर्टी का एक आपने एग्जाम्पल भी देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो r है, यानी पोजीशन वेक्टर p का r है लिया गया है, तो OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी dr बाई dt। तो इसको प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। और एक बार ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर हम a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 लेकर के चलें तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। तो वाइस वर्सा करना है, यानी नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन मॉड a इक्वल टू a वेयर a इज कांस्टेंट स्केलर, यानी कि जो है स्केलर है या कांस्टेंट हो गई है वैल्यू, वी हैव टू प्रूफ a डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। टाइपिंग मिस्टेक थी, a डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड,
यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं इस चीज को कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, ठीक। तो वही इन्होंने लिखा है कि वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। आपने ये पढ़ा है ना इस फार्मूले से, मॉड ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कॉस जीरो हो जाएगा 1, और मॉड ए का मतलब ए, मॉड ए का मतलब ए, इसलिए ये आ गया ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ लिखी है डी डी टी ऑफ, यानी दोनों तरफ हम यहाँ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डी डी टी ऑफ इस पे हमने मान लीजिए इम्पोज कर दिया दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो डी डी टी ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। अब डी डी टी ऑफ ए डॉट ए का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, आसान है। ए डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट ए, वो यू डॉट वी वाला फॉर्म लगाया मैंने। और ये जो लिखा है राइट में डी डी टी ऑफ ए से जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए हमारा जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, यानी कि ए हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो गया जीरो। अब देखिए ए डॉट डी ए बाई डी टी और डी डी टी डी ए बाई डी टी डॉट ए, बात एक ही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इसलिए हम इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ टू टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिए, टू टाइम्स ऑफ ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो तो इसकी वजह से आया, डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर की वजह से, ठीक। टू कैन नॉट बी जीरो, टू जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी जो है वो जीरो होगा। यानी कि अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो वेक्टर और उसका डेरिवेटिव आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। लेकर चलेंगे ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज गिवन या टेकिंग ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे हम लोग इसमें, और प्रूफ करेंगे कि अगर वेक्टर ए लगाते हैं कि ए इज कांस्टेंट, यानी ए हमारा कांस्टेंट है वेक्टर ए। तो ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो लिखा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा ए डॉट डी ए बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, और जीरो का इंटीग्रल तो जीरो रहेगा, लेकिन एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ए डॉट डी ए बाई डी टी को हमें इंटीग्रल करना है, तो इसके लिए इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? अभी आपने देखा कि डी डी टी ऑफ ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं टू ए डॉट डी ए बाई डी टी, अभी डेरिवेटिव किया था हमने, यानी कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी डी टी ऑफ ए डॉट ए लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये जो आपका है ये रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 डी डी टी ऑफ ए डॉट ए डी टी इक्वल टू सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा तो उसको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे कंबाइंड कर दिया ए डॉट डी ए बाई डी टी को हमने। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये डी टी कैंसिल हो गया, और ये डी और ये इंटीग्रल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इट विल प्रोवाइड ए डॉट ए, और टू चला जाएगा मल्टीप्लाई होके सी के साथ, तो ये बचेगा केवल ए डॉट ए। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू 2c, यानी कि ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर, ए और 2c मतलब कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो कांस्टेंट है। जैसे हमने यहाँ कहा था वी हैव टू प्रूव वेक्टर ए इज कांस्टेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड को हमें कांस्टेंट दिखाना था, तो यहाँ पर ए हमारा जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया पूरा आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6 में दिया हुआ है कि आर एक आपका यूनिट वेक्टर है। इफ आर इज ए यूनिट वेक्टर शो दैट मॉड आर क्रॉस डी आर बाई डी टी का मॉड लिया जाएगा, जो कि इक्वल आएगा मॉड डी आर अपॉन डी टी के, यानी आर नहीं रह जाएगा फिर। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है ये। वी नो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक्चुअली डायरेक्शन होती है टू द परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी। अगर ये ए है ये बी है तो जो एन आपका आएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये हमारे एन कैप यानी इसकी डायरेक्शन है, यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, मान लीजिए वेक्टर सी आता है तो सी एन कैप हो जाएगा। ये आपका 12th क्लास में आपने पढ़ा है। अब अगर आप मॉड इंपोज करते हैं, क्योंकि ये मॉड के अंदर लेना है, तो ए क्रॉस बी का जब मॉड लगाएंगे
तो मॉड में मॉड लगाते नहीं है, तो ए मॉड बी तो रहेगा, साइन थीटा भी रहेगा, साइन थीटा को मॉड में रख सकते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग एंगल इन नेगेटिव, तो साइन थीटा भी नॉर्मल लिख दीजिए। हाँ, जहां तक बात है कि इसका जब मॉड हो जाएगा एन कैप का, तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा, ठीक। तो मॉड एन कैप इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर एन कैप नहीं दिखाई दे रहा है आपको मॉड लेने के बाद। अब इस ए की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं आर एज पर योर क्वेश्चन, और बी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी आर बाई डी टी एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा यहाँ पर आपका आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, रिप्लेसमेंट कर दिया है ए और बी का हमने। तो मॉड आर हो जाएगा और मॉड डी आर बाई डी टी हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी, जस्ट रिप्लेसमेंट, राइट। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, जैसे यहाँ पर थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल ए बी के बीच का लिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन, नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी आर बाई डी टी, बट आर का अगर मॉड ले रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर दिया है आपको, प्रॉब्लम में कहा गया है कि आर इज ए यूनिट वेक्टर। हाँ, कैप नहीं लगाया, ऐसे तो कैप लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बट mod r equal to 1 since r is a unit vector having its constant magnitude। और अभी आपने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो वो और उसका डेरिवेटिव, यानी वेक्टर और वेक्टर के डेरिवेटिव 90 डिग्री पे होते हैं, यानी उनका एंगल कितना होता है? π/2 होता है। तो वही चीज यहाँ कही therefore by theorem 1, उसको theorem 1 भी कह रहे हैं एग्जांपल 5 को, r dot dr by dt is equal to 0, ये यही चीज अप्लाई कर दिया, यानी थीटा इक्वल टू π/2। तो अब इस थीटा इक्वल टू π/2 की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो साइन थीटा कितना होने वाला है? 1 होने वाला है, और मॉड r कितना होने वाला है? 1। तो बचेगा क्या फिर आपके पास? आपके पास केवल और केवल रह जाएगा राइट साइड में मॉड dr बाई dt। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि मॉड dr बाई dt किस तरह से आंसर आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में है कि प्रूव दैट necessary and sufficient condition that the vector A has a fixed direction is A cross dA by dt is equal to 0। यानी अगर इसकी डायरेक्शन क्या हो? फिक्स हो जाए। जैसे कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर को लिखते हैं मॉड ए कैप, तो अब डायरेक्शन इसकी फिक्स हो जाए, तब आपको प्रूफ करना है, यानी कि ए कैप फिक्स हो जाए आपका, तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो इसको पढ़ते हैं, सोल्यूशन इसका समझा दे रहे हैं आपको। गिवन ए हैज फिक्स्ड डायरेक्शन, वी हैव टू प्रूव ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, जहां ए कैप का ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसका एलएचएस ले लीजिए, एक प्रकार से हमने इसका एलएचएस ले लिया, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी वेक्टर ए की, क्या? ए कैप, और यहां पर भी वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दी आपने, क्या? ए कैप। अब इसमें से मैग्नीट्यूड ए है और ए कैप उसकी डायरेक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आपने याद होगा ये वाला पढ़ा था डी डी टी ऑफ फाई यू, याद है? डी डी टी ऑफ फाई यू में क्या किया था? वैसे जैसे डी फाई कर लिया आपने, डी टी फिर यू लिख दिया, वेक्टर तो है नहीं, यू वेक्टर है आपका, ठीक है, और फाई लिख लिया और डी यू बाई डी टी कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है ए कैप वो अपनी जगह लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल किया हम लोगों ने, तो यहाँ आया डी ए बाई डी टी ए कैप प्लस ए कैप बाई डी टी, लेकिन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हैज फिक्स डायरेक्शन फिक्स है, यानी ए कैप फिक्स है। और अगर देखा जाए तो देखिए इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस ए कैप को इस पे इंपोज करेंगे क्रॉस के साथ, ए को नहीं, ए अपनी जगह रहेगा। अब ये ए कैप जब अंदर जाएगा तो ए कैप के साथ क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये वाला ए आएगा, और डी ए बाई डी टी स्केलर है, ये भी रहेगा, और ये ए कैप क्रॉस ए कैप आ जाएगा, राइट। फर्स्ट जब ये वाला, अगर आप ध्यान दें, जब ये ओपन होगा आपका, ये जो क्रॉस ओपन करेंगे तो ये डेवलप करेगा ए कैप क्रॉस ए कैप, राइट। अच्छा, अभी इन्होंने यहाँ इसको 0 नहीं किया है, हमने 0 पहले बता दिया। अब ये वाला ए और ये जो ए है मिल करके हो जाएंगे ए स्क्वायर, राइट, और ये बाहर से ए कैप जाएगा आपका। आप देख रहे हैं यहाँ जो ए कैप लिखा है ना, ये वाला, ये ए कैप यहाँ से जा करके मल्टीप्लाई होगा, ए कैप
ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जाकर, क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर के बीच में ही क्रॉस आता है। ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी लिखा जाएगा, ये लिखा गया यहाँ पर, ठीक, क्योंकि क्रॉस और डॉट हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में लेते हैं। तो ए कैप भी वेक्टर है और डी ए कैप बाई डी टी, डी ए कैप बाई डी टी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्रॉस इन दोनों के बीच में लगेगा। ये जो केवल ए लिखा है जो मैग्नीट्यूड है उसके बीच में कहीं डॉट क्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि स्केलर के बीच में डॉट क्रॉस नहीं आता है। अब क्या हुआ कि ए कैप क्रॉस ए कैप भी जीरो हो गया और ए इज ए कांस्टेंट फिक्स डायरेक्शन, तो ये भी जीरो हो गया क्योंकि ए कैप लगा हुआ है ये। तो फर्स्ट टर्म भी जीरो हो गया, सेकंड भी जीरो हो गया, तो कंप्लीट जीरो आ गया। इसका मतलब है ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि अब हम लेकर चलेंगे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी और प्रूफ कर देंगे आपका कि ए वेक्टर ए हैज फिक्स डायरेक्शन। अब फिक्स डायरेक्शन किस तरीके से, तो देखिए कन्वर्सली इफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, अब हमने पूरी एक आइडेंटिटी लेके चलनी है, यानी इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे और ए कैप को कांस्टेंट प्रूफ करेंगे या वेक्टर ए हैज फिक्स डायरेक्शन प्रूफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए ए कैप, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए ए कैप, तो ए कैप क्रॉस डीडीटी ऑफ ए कैप इक्वल टू जीरो। देखो सेम पैटर्न जो अभी ऊपर आपने पूरा किया है, समझ लीजिए डिफरेंशिएशन तो उसी प्रकार से होगा ना। तो ये वाला देखिए अपनी जगह लिखा हुआ है और ये इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है जैसे ऊपर किया था आपने। फिर से ए कैप को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ले जा करके, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला ए और ये मिलके ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए बाई डी टी। फिर यहाँ पर ये ए कैप अंदर जाएगा सेकंड वाले के साथ में, तो यहाँ पर भी आपके पास ये ए कैप है, तो ए कैप क्रॉस ए कैप डेवलप हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस का किस तरीके से किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसमें सेकंड वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ए कैप क्रॉस ए कैप आपने पढ़ाई हुआ है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका है वो जीरो होता है, तो एक ये जीरो हो जाएगा, यहाँ लिखा भी है ए कैप क्रॉस ए कैप जीरो। अब ये वाला फर्स्ट बचेगा केवल, तो ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी ये हो जाएगा। क्लियर। अब ए स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता, तो जो ब्रैकेट का टर्म है वो जीरो हो जाएगा, यानी ए कैप क्रॉस डी ए बाई डी टी, डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो आई थिंक यहाँ तक पूरा समझ में आ गया आपको। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्या, जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो या तो कोलिनियर हो या फिर एक इनमें से जीरो हो, यानी डी ए बाई डी टी या तो जीरो होगा या कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब जैसे कि ए क्रॉस बी जीरो है तो ए बी जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए होगा, कोलिनियर होगा, पैरेलल भी कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक, एक ही लाइन में होना। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो डी ए बाई डी टी का नेचर है ना वो क्या होना चाहिए, आइदर ये तो जीरो हो जाए, तो किसी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि कोलिनियर हो जाए, तो आइदर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो और डी ए बाई डी टी इज कोलिनियर विद ए, लेकिन कोलिनियर हो नहीं सकता। कारण क्या है, बट ए कैप हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना ए कैप एंड डी ए कैप बाई डी टी वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ए थ्योरम वही 5 या एग्जांपल 5 जो थी, इसको थ्योरम 1 भी कह रहे हैं हम लोग, ए डॉट डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी जीरो, अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होने की वजह से, तो ए कैप तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, यूनिट वेक्टर है, और डी ए बाई डी टी तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 हो जाएगा, इसका तो कोलिनियर नहीं हो सकता। तो देखिए और डी ए कैप बाई डी टी इज कोलिनियर विद ए कैप, बट ए कैप हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ए कैप इज परपेंडिकुलर विद डी ए कैप बाई डी टी, तो यानी कि कोलिनियर वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो पॉसिबिलिटी कौन सी बची हमारे पास, द पॉसिबिलिटी लेफ्ट डी ए कैप बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज ए कैप इज कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो आता है, तो विच इंप्लाइज ए कैप इज कांस्टेंट, दस वेक्टर ए हैज फिक्स डायरेक्शन, यानी कि जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन फिक्स है क्योंकि ए कैप हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा।